Hey guys, this is CS Sagar Kaset. Welcome you all to the marathon revision of Company Audit and कारो 2016। बच्चा ये वीडियो रिलेवेंट होने वाला है सीए इंटरमीडिएट, सीए आईपीसीसी एंड सीएमए इंटरमीडिएट बच्चों के लिए भी। बस एक बात नोट कर लो, सीए इंटरमीडिएट एंड आईपीसीसी के लिए बच्चा इसमें से कारो 2016 एप्लीकेबल रहेगा फॉर जुलाई 21 एग्जामिनेशन, बट सीएमए इंटर के बच्चों के लिए कारो 2020 एप्लीकेबल है। नए अनाउंसमेंट के हिसाब से इंस्टीट्यूट आईसीएमआई ने इंस्टीट्यूट ने जो डिक्लेरेशन दिया था अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग, तो उसमें कारो 2020 एप्लीकेबल है। भले ही मॉड्यूल में उनके कारो 2016 दिया है, बट कारो 2020 का एक अलग से वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, सो यू कैन स्किप दैट कारो 2016 वाला पार्ट, लास्ट वाला। और अभी तक आपने पढ़ भी लिया है तो भी टेंशन मत लो, बाकी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, थॉट प्रोसेस सेम रहेंगे, कुछ एडिशनल चीजें हैं 2020 में 2016 से। समझ रहे हो बेटा? चलो बढ़िया से अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले अभी तक आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है तो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना चैनल को, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड अपने व्यूज एंड फीडबैक्स कमेंट्स के थ्रू मुझे बताते रहना। सही है? अपने दोस्तों को प्लीज, सभी दोस्तों को शेयर करो ताकि वो एक पूरे चार्ट के थ्रू, एक ही चार्ट है कंपनी ऑडिट का पूरा अलोंग विद कारो, पूरा सब चीजें कवर हो जाएगी, एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जिसको ये चार्ट चाहिए भैया वो मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन से चार्ट को परचेस कर पाएंगे। एकदम नॉमिनल कॉस्ट में पीडीएफ फाइल्स रहेंगे अवेलेबल एप्लीकेशन पे ही, जो आप नंबर ऑफ टाइम्स देख पाएंगे फॉर अराउंड 1 ईयर। एक साल में जितने भी बार देखना है उतने बार देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है? बट अगर आप चाहते हो तो आई विल रिकमेंड कि यू कैन डेफिनेटली अपने हैंड रिटन से ये चार्ट वीडियो से देख के आप मतलब हैंड रिटन ड्रॉ कर सकते हो। समझ रहे हो? बट एप्लीकेशन पे काफी सारे चार्ट्स अवेलेबल रहेंगे सीए इंटर एंड आईपीसीसी बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। पहले 1 से 4 चैप्टर, चारों चैप्टर्स मिला के एक ही चार्ट है, लंबा चौड़ा एकदम बढ़िया सा लिंक्ड वाला, पूरा लिंकिंग वाला। चलो बच्चा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आ जाओ मेरे साथ, फटाफट शुरू करते हैं अपना कंपनी ऑडिट एंड कारो 2016 का रिवीजन। चलो गाइस, वेरी फर्स्ट सेक्शन तो मैंने आपको बताया ही, इस कंपनी ऑडिट में सेक्शन में बात होती है सेक्शन 139 से लेके 147 तक। सही है? 148 जो है वो है कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं एक एनिमेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको दिक्कत है तो फटाफट से आई बटन में जाके उसको देख लेना, ये मैराथन रिवीजन होने के बाद। समझ रहे हो? क्लियर विद दिस? चलो स्टार्ट करेंगे। अपने याद रहेगा, अगर आपने मेरे से क्लास ली तो मैंने आपको एक स्टोरी बिल्डअप करके दिया था, बाकी बच्चों के लिए फटाफट से एक बार बता देता हूं। सेक्शन 139 शुरू होएगा भैया, ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करना है तो 139 बात करता है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। एक बार अपॉइंट किया बट कुछ रीजन की वजह से इधर किसी ने उसको निकाल दिया तो रिमूव कर सकता है, अदरवाइज सर उस ऑडिटर को ही छोड़ना पड़ा तो वो रेजिग्नेशन भी कर लिया, तो सेक्शन 140 ने तुरंत बात कर ली रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के। उसके बाद सर अभी ये तो रिमूव हो गया, नहीं तो रिजाइन कर दिया, अभी नए ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। बट वो नया ऑडिटर को सर कुछ क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशंस, ऐसी सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, कंडीशंस फॉलो करने चाहिए, तो उसके लिए सेक्शन 141 ने बता दिया कुछ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड। उसके बाद में उसने पैसे की बात की सबसे पहले, तो सेक्शन 142 में बता दिया कि रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर क्या क्या रहेगा। उसके बाद में बोले भैया तूने पैसे की बात की तो मैं तुझे पावर्स बताऊंगा, तेरे ड्यूटीज बताऊंगा, तेरे राइट्स बताऊंगा, वो तूने फॉलो करने पड़ेंगे। तो सेक्शन 143 ने राइट्स एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर बताना शुरू कर दिया। उसके बाद में सर बात की कि तूने जब ऑडिट परफॉर्म करना है तो तूने बाकी की कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड नहीं करनी ताकि तेरा इंडिपेंडेंस हर्ट ना हो जाए, जो कि वेरी प्राइम एलिमेंट है। एंड दैट इज द रीजन भैया सेक्शन 144 ने बता दिया कि कुछ स्पेसिफाइड सर्टेन सर्विसेज है जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद में उसको बोला कि तूने ऑडिट रिपोर्ट साइन करके देना है, वो तेरा ड्यूटी है, तो 145 ने ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट बोला। एंड वो ऑडिट रिपोर्ट जब कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में पेश करेगा शेयर होल्डर्स को, तो तब तूने अटेंड करना है, वो भी तेरा ड्यूटी है एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना। इसलिए 146 ने बोला ड्यूटी टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग। 146 तक सभी बातें हो गई। 139 से लेके 146 अगर कंपनी की जो भी एलिजिबल प्रोविजंस है वो उसने फॉलो नहीं की तो उसको कुछ कॉन्ट्रवेंशन का पनिशमेंट मिलेगा। एंड अगर ऑडिटर ने कुछ फॉलो नहीं किया स्पेसिफाइड चीजें तो उसमें उसको कुछ कॉन्ट्रवेंशन का पनिशमेंट मिलेगा। ये पनिशमेंट के लिए बात कर दिया सेक्शन 147 ने। एंड उसके बाद 148 अपना आराम से आता है एंड कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करता है। चलो गाइस, आपको स्टोरी तो समझ गया, सेक्शन नंबर याद हो जाएंगे। इसके बाद मैंने बोला था पूरे चैप्टर में से 3 जगह पे है जहां पे आपको सब सेक्शन में रिकमेंड करता हूं कि आपने याद करने चाहिए। तो शुरू करते हैं सेक्शन 139 में, बताते जाऊंगा कौन से 3 है, जैसे जैसे रिवाइज करेंगे। फटाफट से मेरे साथ आ जाओ। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन नंबर 139 से।
बेटा आपका सेक्शन 139 बात करता है ऑडिटर को अपॉइंट करना। ऑडिटर को अपॉइंट करना था, पहली बात कर दी सर, उसने ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो एनुअल जनरल मीटिंग में करेंगे। सर क्या बात है, अगर कंपनी नया हो तो किस बात का एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना है, कैसे सर? तो वहां पे सर फर्स्ट ऑडिटर का कुछ अलग प्रिंसिपल आएगा। ये जनरल प्रिंसिपल बोलता है कि ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना पड़ेगा। एनुअल जनरल मीटिंग में जब अपॉइंट करेंगे तो सबसे पहले सर अपॉइंट करने के पहले उससे दो चीजें लेनी पड़ेंगी। एक है रिटर्न कंसेंट कि भाई वो ऑडिटर बनने के लिए रेडी है, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, वो ऑडिटर बनने के लिए उसको जो कंडीशंस फुलफिल करने 141 में उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई वो सब चीजें कंडीशंस फुलफिल करता है क्या, मतलब वो बंदा क्वालिफाइड है क्या, डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, ये सब सर्टिफाई करके लेना पड़ेगा। तो उससे रिटर्न सर्टिफिकेट भी लगेगा ऑफ कंप्लाइंग सेक्शन 141। ये दो चीजें लेंगे, उसके बाद उसको अपॉइंट कर देंगे। एंड अपॉइंट करने के बाद उसको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा ऑडिटर को कि भाई तेरा अपॉइंटमेंट हो चुका है। क्लियर विद दिस? अभी ये जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा 5 साल के लिए। तो मतलब फर्स्ट एजीएम में अपॉइंटमेंट हुआ, अगले 5 साल तक, 6 एजीएम तक उसका अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा। सर 5 साल तक ही क्यों? बिकॉज भैया आपको याद है तो इंडिपेंडेंस का प्रोविजन बहुत रिक्वायरमेंट है। एंड इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रोविजन ऐड किया था जो था सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एंड यही पहला सबसेक्शन है जहां पे मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने याद करना है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन माने क्या? जब अपन ने देखा था कि इंडिपेंडेंस के लिए कुछ थ्रेट्स रहते हैं, जैसे कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। सो अपन ने ये जो थ्रेट्स देखे थे उस थ्रेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द थ्रेट के फैमिलियरिटी थ्रेट। एक ही कंपनी का बार बार ऑडिट कर रहे हो, कंपनी में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, बैठ रहे हो, उनके साथ नाश्ता कर रहे हो, पानी पी रहे हो, सब चीजें हो रही है सर वहां पे, तो फैमिली जैसा रिलेशन बन रहा है। तो किस बात का गारंटी है कि ऑडिट बनेगा तो वो क्वालिटी बनेगा एंड वहां पे कुछ झोल रहेगा तो भी ये बंदा डिक्लेयर करेगा, रिपोर्टिंग करेगा या नहीं करेगा? गारंटी नहीं है, इसलिए उसका रिलेशन ना बन जाए, ये थ्रेट्स अराइज ना हो जाए, इसीलिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर प्रिंसिपल लाया गया, प्रोविजन लाया गया। एंड ये प्रोविजन बोला कि अगर इंडिविजुअल बंदा है, क्या बोला? अगर इंडिविजुअल बंदा है तो वो बंदा सर सिर्फ 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एक कंपनी को ऑडिट कर पाएगा। उसके बाद में उसको कुछ गैप लेना पड़ेगा, वो गैप रहेगा 5 साल का। कितना? 5 साल का गैप रहेगा। उसके बाद में फिर से 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, अगेन 5 साल का गैप, अगेन 5 साल का ऑडिट, अगेन 5 साल का गैप। इसे चलेगा इंडिविजुअल बंदा, अकेला बंदा ऑडिट कर रहा है तो। बट सर अगर मैं बोलूं कि कोई फर्म या एलएलपी ऑडिट कर रहा है तो इन दैट केस में सर 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, गलती से भी यहाँ पे 10 साल मत बोलना भाई, गलती हो जाएगी तुम्हारी बड़ी। बिकॉज ये बोलता है कि 2 टर्म से 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कॉन्जिक्यूटिव माने सर लगातार 5 साल, इंडिविजुअल में भी 5 लगातार 5 साल है, यहाँ पर भी 5 लगातार 5 साल है। तो भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब पहले लगातार 5 साल किया, उसके बाद में 1-2 साल का गैप लिया था मान लो, उसके बाद में लगातार 5 साल किया, तो ये पहला टर्म माना जाएगा, ये दूसरा टर्म माना जाएगा, समझ ले। इसके बाद अगेन फर्म को भी कुछ रिलैक्सेशन पीरियड रहेगा, जहां तक वो ऑडिटिंग कर पाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी का, वो रिलैक्सेशन पीरियड फर्म के केस में भी 5 साल का ही रहेगा। इंडिविजुअल एंड फर्म दोनों के केस में रिलैक्सेशन पीरियड इज सेम, सो वहां पे आपने दिक्कत नहीं लेनी है। समझा? क्लियर विद दिस? एकदम अच्छे से समझ गया। चलो भैया इसमें 2 स्पेसिफिक चीजें बोली है जो अलाउड नहीं रहेगी, जैसे कि अगर कोई कॉमन पार्टनर है, मतलब एक ही बंदा अगर एक से ज्यादा फर्म्स में ऑडिटर है, पार्टनर है, तो इन दैट केस क्या होगा, एक फर्म में अगर किसी कंपनी का उनको रोटेशन एप्लीकेबल हो गया, बट वो बोलता है कि नहीं भाई मैं दूसरे फर्म में भी पार्टनर हूं, वहां पे इस कंपनी का ऑडिट करा के ले लूंगा बिकॉज यहाँ पे तो रोटेशन हो गया, नहीं चलेगा। बिकॉज तू कॉमन पार्टनर है, इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगा, तो वहां पर भी नहीं चलेगा। अगर जहां जहां पे कॉमन पार्टनर से भैया वो, तो वहां उन सभी फर्म्स को वो रोटेशन का प्रिंसिपल उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो बोला ये ऐसा नहीं करता, मैं तो करता हूँ, अभी ये फर्म छोड़ देता हूँ जिस फर्म में ये रोटेशन एप्लीकेबल हुआ, मैं किसी दूसरे फर्म में चला जाता हूँ और नए दूसरे फर्म में जब पार्टनर बनूंगा तो वहां पे ये कंपनी का ऑडिट ले लूंगा। तो कंपनी लॉ ने बोला भाई मैं पागल लगता हूँ क्या तुझे, ये भी हम तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे। ऐसे की इनकमिंग ऑडिटर और ऑडिटर एसोसिएटेड विद द आउटगोइंग इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग, उनको भी रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर विद दिस? तो ऐसे 139 सबसेक्शन 2 का प्रिंसिपल था। बट बोले सर ये जो प्रिंसिपल है ये तो इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग मेजरली सर हर्ट करता है सबको, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए ये सब प्रिंसिपल है, तो अच्छी बात है। तो सर ये इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट क्या छोटे छोटे कंपनीज में भी इतना मायने रखता है? नहीं भैया, छोटे छोटे कंपनीज में इतना मायने नहीं रखता, बट कितने छोटे, उसके लिए सेक्शन 139 टू सभी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं किया एंड कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को किया। तो उसी और उनसी ऐसी कंपनीज है सर जिनको ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन एप्लीकेबल होता है। पहले लिस्टेड कंपनी, सभी लिस्टेड कंपनीज, सभी लिस्टेड कंपनीज, बिकॉज वो पहले ही बहुत बड़ी रहती है, तो उनको क्या देना है रिलैक्सेशन? नहीं भैया,
लिस्टेड कंपनी सबको एप्लीकेबल रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वहां पे पब्लिक का शेयर इन्वॉल्व रहता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है लार्ज लेवल पे, एंड दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पे ये चीज फॉलो होनी चाहिए। सेकंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या फर्क पड़ा है, लिस्टेड नहीं है बट पब्लिक तो है, पब्लिक तो है मतलब लोग बहुत सारे है सर शेयर होल्डर्स, लार्ज लेवल पे इंटरेस्ट तो अफेक्ट हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन उनको भी एप्लीकेबल कर दिया, बट लिस्टेड जितना नहीं सर, तो दैट इज द रीजन, क्या बोले कुछ कंडीशन कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उसके ऊपर चला जाता है तो रोटेशन एप्लीकेबल, बट सर अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है बट उनका पब्लिक बोरोविंग फॉर दैट ईयर अगर 50 करोड़ है उसके ऊपर चला जाता है तो फिर वो उनको एप्लीकेबल हो जाएगा रोटेशन। तो दोनों कंडीशन और है, प्लीज अंडरस्टैंड, और है एंड नहीं, दोनों में से एक भी चीज हो गया तो भी सर रोटेशन एप्लीकेबल। सर प्राइवेट कंपनी के केस में भी एप्लीकेबल कर देंगे अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उसके ऊपर चला जाता है, बट अगर पेड अप शेयर कैपिटल उससे कम हो बट उनका पब्लिक बोरोविंग्स अगर 50 करोड़ या उसके ऊपर चला जाता है तो इन दैट केस उनको भी रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। इन सब चीज में ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को हर बार का एग्जेम्पशन दे चुके हैं, एक्सक्लूजन दे चुके हैं, उनको कभी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत छोटी है, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 139 की, भैया ये जो भी अपॉइंटमेंट करेंगे अपन ने देख लिया कि ऑडिटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई तेरा अपॉइंटमेंट हो चुका है, बट सर जब भी कंपनी को सेक्शन 177 एप्लीकेबल हो जाता है, 177 माने सर ऑडिट कमेटी का सेक्शन, तो ऑडिट कमेटी का सेक्शन जब भी एप्लीकेबल हो जाएगा इन दैट केस सर सभी अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग कैजुअल वैकेंसी जो अभी अपन देखेंगे सबसेक्शन 8 में, तो भैया कैजुअल वैकेंसी पकड़ के सब चीजें सभी अपॉइंटमेंट्स ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद होनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, सिर्फ रिकमेंडेशन है, फाइनल अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहेगा, मेंबर्स के पास ही रहेगा अपॉइंटमेंट का, समझ रहे हो, तो मेंबर्स ही करने वाला है बट रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा ऑडिट कमेटी का, ये मैंडेटरी है कि ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन तो चाहिए जब भी सेक्शन 177 एप्लीकेबल है। क्या 177 क्या बोलता है, 177 बोलता है कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, उन कंपनी के केस में ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद में बोले सर इस लेवल पे आ जाओ, उसके बाद में बोले सर ये जो ऑडिटर्स है इसमें दो टाइप के सिचुएशंस बन सकते हैं। पहला सिचुएशन बनेगा जहां पे कंपनी नया है, मतलब पहली बार वो ऑडिटर को अपॉइंट करने जा रहा है, नया कंपनी है, अभी इनकॉर्पोरेट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, तो सर इन दैट केस इस कंपनी का जो पहला ऑडिटर रहेगा वो पहला ऑडिटर क्या मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, नो भैया, उसमें देखना पड़ेगा कंपनी कौन सा है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या क्या ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो याद रखना पूरे जगह पे सभी जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पहले एक अथॉरिटी आता है जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा बाय CNDG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो CNDG 60 दिन में ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, पहला ऑडिटर है ये, प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑडिटर CNDG करेगा गवर्नमेंट कंपनी के केस में 60 दिन में। अगर CNDG ने नहीं किया 60 दिन में तो उसके अगले 30 दिन में करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगले 30 दिन में भी नहीं किया, वो भी फेल हो गए, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसके अगले 60 दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा मेंबर्स का, एंड मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। क्लियर विद दिस। उसके बाद में सर अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी रहता है तो इन दैट केस आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहला अथॉरिटी जो 30 दिन के अंदर सर क्या करेगा, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। बट अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए सर, नहीं कर पाया 30 दिन के अंदर, तो उसके अगले 90 दिन में भैया मेंबर्स करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। सर ये पहला जो अपन बोलते हैं कि ये पहली बार जो 60 दिन आ रहे हैं एंड उसके बाद में 30 दिन आ रहे हैं, तो ये 60 दिन और 30 दिन कहां से शुरू होंगे, तो ये 60 दिन और 30 दिन शुरू होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी जब रजिस्टर होता है तो उसका डेट कौन सा रहेगा, जो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट है, सही है, वहां से 30 दिन और 60 दिन शुरू होंगे। तो एकदम अच्छे से ध्यान रखना है बेटा आपने, ये 60 दिन 30 दिन 60 दिन एंड उसके बाद में 30 दिन एंड 90 दिन कैसे याद रखना है अपने। सबसे पहली चीज ये मैं खिचड़ी जो हुआ है यहाँ पे ये निकाल देता हूं ताकि आपको ज्यादा खराब नहीं लगेगा, सही है। सबसे पहले सर CNDG होता है 60 दिन में, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 30 दिन में, देन मेंबर से 60 दिन में। तो 60 30 60 एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए 30 एंड 90। तो याद रखना है पहला नंबर 60 एंड उसका 30, गवर्नमेंट कंपनी में 60, यहाँ पे 30, उसके बाद में 30 एंड 60 एंड इन दोनों का टोटल 90 इधर आ जाएगा अदर देन गवर्नमेंट में। समझे, क्लियर विद दिस। अदर देन गवर्नमेंट में ये 30 और 60 जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स का, इसका टोटल बन जाएगा 90 यहाँ पे मेंबर्स का। क्लियर विद दिस। तो 60 30 60
30-90, 60-30-60, 30-90, मेरे साथ बोलो 60-30-60, 30-90। क्या सर मजाक चल रहा है? यस मजाक ही चल रहा है, बिकॉज इसे याद रखना जरूरी है। समझ गए सर? ये हुआ सब फर्स्ट ऑडिटर का सिनारियो, जब पहली बार कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करेगा। बट सर अगर पहली बार के बाद जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएगा तो इन दैट केस क्या? तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में तो अपन ने जनरल प्रिंसिपल तो पढ़ा ही है, स्टार्ट ही उसी से किया था ये रिवीजन, कि सर एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट किया जाएगा ऑडिटर का, सही है, अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है। बट सर गवर्नमेंट कंपनी रहता है तो उसका अपॉइंटमेंट अगेन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CNDG करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर कमेंस्ड। तो सर ये जो एनुअल जनरल मीटिंग में रहेगा ये कितने दिन में होना चाहिए? तो भैया वो बोल रहे हैं कि EGM में होना चाहिए, वो कोई दिन नहीं बताता ऑडिट के केस में। बट सर अगर इनडायरेक्टली अपन देखें तो EGM कितने दिन में होना चाहिए? तो EGM होना मांगता है विद इन 180 डेज, तो इसीलिए इनडायरेक्टली इसको भी वो डेज एप्लीकेबल हो जाता है। बट कभी जिंदगी में आपको डेज बोलने नहीं है, बिकॉज 180 दिन के पहले आप कर ही नहीं सकते जब तक अगर EGM नहीं होता, EGM में ही करना जरूरी है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? तो ये बन जाएगा आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर का प्रिंसिपल। सर अगर ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर इसका कैजुअल वैकेंसी अराइज हुआ, तो कैजुअल वैकेंसी माने क्या? कैजुअल वैकेंसी माने सर मानो उसकी डेथ हो गई बेचारे की, कहीं पे जा रहा था कोविड के वजह से या किसी की वजह से सर उसकी डेथ हो गई, उसके बाद में सर उसने रेजिग्नेशन कर दिया या उसको सर रिमूव कर दिया गया, तो इन दैट केस सर क्या होएगा? इन दैट केस किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इन दैट केस सर अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऐसा कैजुअल वैकेंसी अराइज होता है तो कौन अपॉइंट करेगा? तो CNDG अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। कब से 30 डेज शुरू होंगे? जब कैजुअल वैकेंसी अराइज होगा। एंड सेकंड केस में सर अगर CNDG 30 दिन में नहीं करता है तो देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिन में अपॉइंट करेगा। इन दैट केस वो कैजुअल वैकेंसी फिलअप करेगा। इसको बोलते हैं फिलिंग अप ऑफ व्हाट? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, मतलब नए ऑडिटर को अपॉइंट करेगा जो बंदा छोड़ के गया उसके जगह पे, सही है, जिसका कैजुअल वैकेंसी हुआ उसके जगह पे। पहला गवर्नमेंट कंपनी के केस में CNDG 30 दिन, नहीं तो सर उन्होंने नहीं किया तो अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सिनारियो होता है तो फिर क्या? सर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा पहले 30 दिन में, जहां से सर वो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुआ उसके 30 दिन के अंदर BOD नए ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, मतलब फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी को। बट सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं किया तो भाई कुछ नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना ही पड़ेगा, उसके बाद में कोई नया नहीं आता, समझ लिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, अगर ये कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के वजह से अराइज होता है, मतलब कैजुअल वैकेंसी तो डेथ के वजह से भी हो सकता है, रिमूवल के वजह से भी हो सकता है, बट सर अगर रेजिग्नेशन के वजह से होता है तो इन दैट केस सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 30 दिन में अपॉइंट करने का नहीं चलेगा, वो फाइनल नहीं रहेगा। बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है वो रिकमेंडेशन को अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर्स से। क्या कि भैया रेजिग्नेशन के केस में तो क्या बोलता है, कुछ तो इंडिकेट हो रहा है कि कंपनी में तो कुछ झोल हो रहा है, इसीलिए तो ऑडिटर छोड़ के जा रहा है, रिजाइन कर रहा है, भाग रहा है, तो इसीलिए भैया कुछ तो झोल है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी ना दो पूरी अपॉइंट करने की नए ऑडिटर को, नहीं तो वो अपने मन मर्जी चलाएंगे और अपने अपने बंदे को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करेंगे, तो फ्रॉड होने का चांसेस बहुत बड़ा है, फ्रॉड रिस्क बहुत बड़ा है। इसीलिए बोला कि रेजिग्नेशन के केस में कैजुअल वैकेंसी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिलअप नहीं करेगा, वहां पे जो BOD चाहता है उस ऑडिटर का अप्रूवल, जो नए ऑडिटर को BOD अपॉइंट करना चाहता है वो अप्रूव करा के लेना पड़ेगा मेंबर से, शेयर होल्डर से। कब सर? कहां पे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। कितने दिन में सर? वो EGM अपॉइंटमेंट के लिए EGM जो कन्वीन किया जाएगा, EGM जो बुलाया जाएगा वो 3 महीने के अंदर बुलाना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ BOD रिकमेंडेशन। जब BOD रिकमेंड करेगा उसके 3 महीने के अंदर सर उसको EGM अपॉइंट करना पड़ेगा, EGM को बुलाना पड़ेगा, यानी 3 महीने के अंदर मेंबर्स अप्रूव करेंगे BOD के रिकमेंडेशन को। आर यू गाइस गेटिंग? प्लीज अंडरस्टैंड, पूरे कंपनी ऑडिट में सिर्फ यही पे 3 महीने दिया हुआ है, बाकी किसी जगह पे 3 महीने नहीं दिया हुआ, बाकी सभी जगह पे नंबर ऑफ डेज में बातें करते हैं। ये केस में ही रेजिग्नेशन के केस में कैजुअल वैकेंसी अप्रूव करा के लेना है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ BOD रिकमेंडेशन। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? यहाँ पे आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 खत्म होता है एंड इसी के साथ आपका सेक्शन 139 पूरा खत्म हो जाता है। अभी इसके बाद में सर अपॉइंटमेंट तो हो गया था बट कुछ कारण के वजह से उसको रिमूव करना पड़ा, तो रिमूव करना पड़ा तो सर ऐसा पॉसिबल है कि उसका एक्सपायरी होगा, जो पीरियड था 5 साल का, वो 5 साल के पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मुझे बोलो, अगर BOD चाहता है कि किसी को रिमूव करना है, मतलब वो ऑडिटर इनके बैंड बजा रहा है ऐसा इंडिकेट होता है, तो क्या वो इज्जत से रिमूव कर पाएंगे, इजीली रिमूव कर पाएंगे? नो सर। तो अगर रिमूवल बिफोर एक्सपायरी है तो इन दैट केस सिर्फ BOD नहीं चलेगा, BOD के केस में नहीं चलेगा। BOD का जो रिजोल्यूशन रहेगा उसके 30 दिन के अंदर BOD ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या
30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, एप्लीकेशन करना है, प्लीज अंडरस्टैंड। 30 दिन के अंदर बीओडी ने जो रिकमेंडेशन किया बोर्ड मीटिंग में कि भैया इस ऑडिटर को रिमूव करना है, तो वो उनके मन की मर्जी नहीं चलेगी। उन्होंने बोर्ड मीटिंग कन्वेन किया, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया कि अब इसको रिमूव करना है, तो जैसे ही बोर्ड मीटिंग हुआ उसके 30 दिन के अंदर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ अप्रूवल ऑफ दैट रिमूवल। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन के केस में अप्रूवल दे दिया, ये एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में होगा, फॉर्म नंबर ADT2 में सर ये एप्लीकेशन जाएगा। अगर सर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला तो सर वो रिमूव ही नहीं कर पाएंगे। बट सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजी ने अप्रूव कर दिया तो आफ्टर दैट सिर्फ सीजी से काम नहीं चलेगा, जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजी का अप्रूवल आया, वो रिसिट ऑफ अप्रूवल से लेके अगले 60 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल के रिसिट के बाद अगले 60 दिन में मेंबर्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा एंड वो जनरल मीटिंग में उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। ये रिमूव करने के लिए हमें सीजी ने भी अप्रूव कर दिया, अब आप लोग भी कर दो अप्रूव। तो मेंबर्स अगर अप्रूव करते हैं तो ही वो बंदे को रिमूव कर पाएंगे, अदरवाइज रिमूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर विद दिस? तो ये हो जाएगा सिनारियो इन केस ऑफ रिमूवल बिफोर एक्सपायरी। बट सर अगर रिमूवल आफ्टर एक्सपायरी, सर क्या बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है? रिमूवल आफ्टर एक्सपायरी, एक्सपायर हो गया पीरियड तो रिमूवल किस बात का? तो इसीलिए हम इसको नया नाम देते हैं क्या, रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ उसका। क्या बोले, रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो पॉसिबल है सर कि जो अपन बोले थे ना कि फर्म या LLP को एक ऐसे 2 टर्म्स के, सर 5-5 साल के कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के 2 टर्म्स के लिए अपॉइंटमेंट होता है, तो पहले 5 साल के लिए तो हो गया, उसके बाद उसका पीरियड एक्सपायर हो गया तो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है अगले 5 साल के लिए, बिकॉज 2 टर्म्स अलाउड है कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स के। तो पहले टर्म के बाद उसको फिर से रीअपॉइंट करना ही नहीं है, तो वो चीज आता है यहाँ पे कि नॉट रीअपॉइंटेड, फिर से उसको रीअपॉइंट ही नहीं किया, रिमूवल आफ्टर एक्सपायरी और रीअपॉइंटमेंट नॉट डन, नॉट रीअपॉइंटेड। तो इन दैट केस सर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के केस में आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये सेक्शन 139 का चीज मैंने 139 में कवर नहीं किया, बिकॉज वहां पे एक अलग से आता है कि रीअपॉइंटमेंट कब नहीं हो सकता। क्या बोले, रीअपॉइंटमेंट कब नहीं हो सकता? 3 सिनारियो दिए आपको, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट पॉसिबल, पहला सिनारियो जब सर वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाए सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 से, तो उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन, अगर सर 139 सबसेक्शन 2 का मतलब रोटेशन एप्लीकेबल हो जाए तो सर उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं रोटेशन के हिसाब से। सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन, पहले इसमें डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है, सेकंड जब वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, जब उसने खुद ने ही नोटिस दे दिया कंपनी को कि भाई मैं फिर से रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, उसने खुद ने राइटिंग में नोटिस दे दिया कंपनी को कि मुझे फिर से अपॉइंट ना करो, तो इन दैट केस उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। एंड थर्ड थिंग सर, जब मेंबर्स ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, किस बात का, 2 बातें हो सकती है जब मेंबर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगा। आइदर सर किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, आइदर सर किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, नहीं तो सर इस बंदे को स्पेसिफिकली रीअपॉइंट नहीं करना है इसलिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। समझ रहे हो? तो इस स्पेशल रिजोल्यूशन के केस में सर अपना ये रिमूवल रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है फिर से। मतलब अगर मेंबर्स ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया पहला चीज किसी और को अपॉइंट करने के लिए, तो इसका तो रीअपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता। बट सेकंड थिंग, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन ऐसा पास किया कि भाई इस बंदे का रीअपॉइंटमेंट होना ही नहीं चाहिए, तो इन दैट केस भी इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ऐसे 3 केसेस दिए हुए हैं जहां पे रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 140 में नहीं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में दिया हुआ है। एंड सेक्शन 140 बोलता है कि भाई जब रीअपॉइंटमेंट होना नहीं है, क्या बोले, तो यहाँ के केस में, ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन वाला केस था ना, इस केस में लगेगा मेंबर्स का स्पेशल नोटिस। सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब किन किन मेंबर्स ने स्पेशल नोटिस देना जरूरी है वो बात की जाती है कि स्पेशल नोटिस लगता है कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर से, तभी ये चीज हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। एक आधे बंदे ने बोला नहीं चलेगा भैया, तो स्पेशल नोटिस आना पड़ेगा कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स से। कौन से कितना मिनिमम लिमिट है कि जिनसे स्पेशल नोटिस मांगता है यहाँ पे, तो बाय मेंबर्स होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 1% ऑफ वोटिंग पावर, नहीं तो सर जिनका पेड अप शेयर कैपिटल का होल्डिंग का मोर देन इक्वल टू 5 लाख है। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर काफी सारे शेयर होल्डर्स मिलके सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो काफी सारे जितने भी लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सब लोगों ने मिलके स्पेशल नोटिस देना चाहिए,
तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा। सर ये स्पेशल नोटिस जैसे ही मिलता है तो उसका एक कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को भेजना जरूरी है कि ये लोग चाहते हैं भाई कि तुझे रीअपॉइंट ना करे, एंड इसके ऊपर ऑडिटर रिप्रेजेंट करेगा, उसकी भावना सर वो व्यक्त करेगा। एक बार उसका रिप्रेजेंटेशन आ गया और वो रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे रीजनेबल टाइम में मिल गया तो उसका कॉपी भेजेंगे एक मेंबर्स को, सभी मेंबर्स को उसका कॉपी, जो रिप्रेजेंटेशन किया है, जिसकी भावना व्यक्त की है वो रिटायरिंग ऑडिटर ने बेचारे ने, उसका रिप्रेजेंटेशन जो आएगा अगर वो रीजनेबल टाइम में मिल गया, एक प्रॉपर टाइम में मिल गया, तो सर उसका कॉपी भेजना पड़ेगा कंपनी को, सभी मेंबर्स को। अगर कंपनी ने वो कॉपी भेजा नहीं, वो कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन का कॉपी भेजा नहीं, क्यों नहीं भेजा? आइदर सर कंपनी की खुद की गलती, जल्दी टाइम में मिल गया फिर भी नहीं भेजा, नहीं तो सर उससे लेट मिला, सर रीजनेबल टाइम में मिला ही नहीं, आइदर लेट मिला, नहीं तो सर कंपनी के खुद के गलती की वजह से सर अगर उन्होंने भेजा नहीं तो उसका एक कॉपी सर रजिस्ट्रार से फाइल करना पड़ेगा, आरओसी से, आरओसी को सर उसका एक कॉपी फाइल अप करना पड़ेगा इसका क्या रिप्रेजेंटेशन का। एंड ऑडिटर रिक्वायर कर सकता है कि उसको मीटिंग में रीड आउट किया जा सकता है। ऑडिटर बोल सकता है भाई कि तुम लोगों ने भेजा नहीं मेंबर्स को, अभी तुम जब मीटिंग रखोगे ना, जनरल मीटिंग, तो वहां पे वो रीड करो मेरा रिप्रेजेंटेशन कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी पूरी भावना उनको समझनी चाहिए। बट सर कंपनी बोलता है कि ऑडिटर ने उसके राइट्स को फॉलो नहीं किया, क्या बोला है, ऑडिटर तो उसके राइट्स को अब्यूज किया है, तो क्यों हम उसका रिप्रेजेंटेशन सबको भेजें, क्यों हम उसको मीटिंग में बोलने का अधिकार दे, उसका रीड आउट करे रिप्रेजेंटेशन, नहीं चलेगा। बट ये कंपनी खुद के मन से डिसाइड नहीं कर पाएगा, उसको अप्रूवल करना लेना पड़ेगा ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल माने कौन सा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, कि भाई क्या उनको एक एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा कि ऑडिटर ने उसके राइट्स अब्यूज किए हैं, इसके वजह से हम उसका ये रिप्रेजेंटेशन किसी को भेज नहीं सकते, एंड इवन उसका रिप्रेजेंटेशन हम मीटिंग में भी पढ़ नहीं सकते। अगर ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया तो फिर किसी को रिप्रेजेंटेशन भेजने की जरूरत नहीं है, इवन मीटिंग में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर यू गाइस क्लियर? यहाँ पे आपका सेक्शन 140 का मेजर पार्ट जो स्पेशल नोटिस वाला है वो खत्म हो जाता है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? अलोंग विद दैट सेक्शन 140 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कि अगर सर कंपनी वगैरह चाहे, क्या बोले, अगर कंपनी चाहे या किसी और पर्सन चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या सर ट्रिब्यूनल अगर चाहे, तो ये केस में रिमूवल्स आते हैं। सेक्शन 140 में क्या क्या चीजें हुई, अगर कंपनी चाहता है तो रिमूव कर सकता है बिफोर एक्सपायरी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन वगैरह भेजना है, सही है, वो चीजें अपने अभी देखी बिफोर एक्सपायरी। देन आफ्टर एक्सपायरी मतलब रीअपॉइंटमेंट नहीं होना है, 3 केसेस में रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में बोला गया है। एंड रीअपॉइंटमेंट के बाद जो स्पेशल रिजोल्यूशन वाला केस था, इन दैट केस क्या बोला कि स्पेशल नोटिस लगेगा कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर से, मतलब 1% ऑफ वोटिंग पावर, नहीं तो 5 लाख रुपए या उसके ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल, इतने सारे लोगों ने मिलकर अगर स्पेशल नोटिस दिया तो ही चलेगा। फिर रिप्रेजेंटेशन आया रीजनेबल टाइम में तो भेजेंगे, नहीं तो फिर वो एग्जामिशन मिल जाएगा, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करेंगे। और अगर लेट मिला तो इन दैट केस वो क्या बोल रहे हैं कि अगर नहीं भेजा रिप्रेजेंटेशन विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल तो उसका एक कॉपी फाइल अप करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। एंड उसके बाद बोले कि सर कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल, अगर ट्रिब्यूनल खुद चाहता है कि ऑडिटर ने कुछ फ्रॉड किया है, क्या बोले, ट्रिब्यूनल को पता लगा कि भाई ऑडिटर ने कुछ फ्रॉड किया है, कुछ गलत चीजें की है, तो ट्रिब्यूनल खुद के मन पे एट हिज डिस्क्रिप्शन सुओ मोटो, क्या सुओ मोटो, वो चाह सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है कंपनी को कि भाई तुम इस ऑडिटर को रिमूव करो। या सर ट्रिब्यूनल को किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या बोले, ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन किया कि भाई हमको पता लगा कि ये कंपनी के ये ऑडिटर ने कुछ फ्रॉड किया है तो इसको रिमूव करो। या सर जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन आएगा उसके 15 दिन के अंदर अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है उस ऑर्डर से, एप्लीकेशन से, तो इन दैट केस 15 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल ने, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन आया उसके एप्लीकेशन आने से 15 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होके एक्शन लेना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। जैसे ही ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होगा कि सीजी का एप्लीकेशन वैलिड है, उसके 15 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर देना है कंपनी को कि भाई तू तेरे ऑडिटर को निकाल दे, बिकॉज सीजी का एप्लीकेशन आया, मे बी सेटिस्फाइड हो, ऑडिटर को रिमूव करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल खुद के मन पे चाहा तो भी ऑर्डर दे सकता है। एंड किसी ऐसा पर्सन जो कंसर्न पर्सन है उस कंपनी का, जिसको पता चला कि ऑडिटर ने कुछ फ्रॉड किया है, एंड इन दैट केस उस पर्सन ने ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया, एप्लीकेशन किया, बोला कि इस कंपनी के इस ऑडिटर को निकालने का ऑर्डर दो बिकॉज उसने ये फ्रॉड किया, तो इन दैट केस भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कंपनी को कि भाई तुम कंपनी को, ऑडिटर को निकाल दो, रिमूव कर दो। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? अगर सर सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है 15 दिन के अंदर रिमूव करने के लिए, तो इन दैट केस नए ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा।
बट सर अगर दूसरे केस में ट्रिब्यूनल सुओ मोटो बोला नहीं तो अदर कंसर्न पर्सन के एप्लीकेशन पे अदर कंसर्न पर्सन या उसके खुद के इस पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो इन दैट केस फाइनल ऑर्डर जो पास किया उसके बाद उस ऑडिटर को या सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन पे सर ट्रिब्यूनल जब भी तीनों केसेस में ऑर्डर देगा रिमूव करने के लिए, तो 5 साल का बैन लग जाएगा उस ऑडिटर पे, वो किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा। एंड ये केस हुआ था आयरलैंड एफएस के केस में, जहां पे डेलोइट एंड केपीएमजी को सर ये चीजें न्यूज में पढ़ी थी आपने, सही है कि ये अप्लाई करना चाहते थे, मतलब डिमांड कर रहे थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सही है। एंड सर इसके ऊपर सेक्शन 447 का फ्रॉड का भी एक्शंस एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मैंने बोला था एक चीज कि ये केस में सीजी के एप्लीकेशन के बेसिस पे अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे रहा है तो सीजी नए ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, बट सर अदर कंसर्न पर्सन और ट्रिब्यूनल ने अगर सुओ मोटो ऑर्डर दिया है अदर कंसर्न पर्सन के एप्लीकेशन पे या ट्रिब्यूनल ने सुओ मोटो ऑर्डर दिया, तो इन दैट केस अगेन वो कैजुअल वैकेंसी फिलअप करना पड़ेगा, समझ गए, जो अपन ने सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में पढ़ा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? यहाँ पे अपना खत्म होता है सेक्शन 140 भी। अभी इसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 एंड उसके बाद में 1 एंड 2। सेक्शन 141 बात करता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। अभी सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 जो क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है वो बोलता है ऑडिटर हो सकता है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद एक कंडीशन दिया कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए। अगर फर्म ऑडिटर है, फर्म या एलएलपी ऑडिट करता है, तो उस फर्म का और एलएलपी का मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स 50% से ज्यादा पार्टनर्स क्या सर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए एंड वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए। एंड जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर्स है वही बंदे उस फर्म के बिहाफ पे एक्ट कर पाएंगे, ऑडिट कर पाएंगे एंड साइन कर पाएंगे। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बोला है कि सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के केस में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दिए, ये आता है थर्ड सेक्शन, जहां पे आपको सब सेक्शन भी याद करना मैं रिकमेंड करता हूं। क्या बोलता हूं मैं कि भैया यहाँ पर आप सब सेक्शन भी प्लीज याद कीजिए। कौन से 3 जगह पे मैंने बोला अभी तक आपको? पहला 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन, 139 सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी एंड 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन। ये 3 जगह पे भैया आपने जरूरी है सब सेक्शन को भी प्लीज याद रखना। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 को। इसको थोड़ा धीरे धीरे लेंगे भैया, इसको थोड़ा क्या धीरे धीरे लेंगे, एकदम अच्छे से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन सब सेक्शन है, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 जो बात करता है वो बोलता है कि कौन से बंदे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो ऑडिटर करके अपॉइंट नहीं हो सकते। तो सबसे पहली चीज इस सेक्शन ने बोला कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है एंड अदर देन एलएलपी, मतलब एलएलपी छोड़ के अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी वगैरह है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो सीए का प्रैक्टिस करना चाहता है, तो अलाउड ही नहीं है भैया, वो लोग ऑडिटर करके अपॉइंट हो ही नहीं सकते। क्लियर विद दिस? बॉडी कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में कोई ऑडिटर नहीं हो सकता अदर देन एलएलपी, सही है, सिर्फ एलएलपी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। और पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, नहीं तो फिर कोई अकेला इंडिविजुअल बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप करता है तो वो हो सकता है। कोई कंपनी, ऐसा कंपनी जिसका ऑफिसर और एम्प्लॉय कभी उस कंपनी को ऑडिटर नहीं हो सकता, या उस ऑफिसर और एम्प्लॉय का अगर कोई पार्टनर है जहां पे वो सीए का प्रैक्टिस करते हैं वहां पर वो भी पार्टनर है और यहाँ पर भी काम कर रहा है कंपनी में, इन दैट केस अगर सर उस कंपनी का जो पार्टनर है, जो ऑफिसर एम्प्लॉय है, उसका पार्टनर, उसका जो मेंबर्स है वहां पे अलग बिजनेस फर्म में, उसके पार्टनर और एम्प्लॉय भी ऑडिटर नहीं बन सकते। उसके बाद में सर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जो बंदा ऑडिटर करके अपॉइंट होना चाहता है वो खुद बंदा पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, अगर ऐसी कोई कंपनी जिसका वो ऑडिट करना चाहता है, वो कंपनी, अच्छे से ध्यान दो, वो कंपनी या उसका होल्डिंग कंपनी या उसका सब्सिडरी कंपनी या उसका एसोसिएट कंपनी या उसका सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, क्या बोला? वो कंपनी या उसका होल्डिंग कंपनी या उसका सब्सिडरी कंपनी या उसका एसोसिएट कंपनी या उसका सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इन कंपनीज में कोई भी इंटरेस्ट, क्या बोला? कुछ भी इंटरेस्ट सर वो खुद पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, अगर सर उस कंपनी में या उसके होल्डिंग में, एसोसिएट में, सब्सिडरी में या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग में कोई सिक्योरिटी होल्ड करता है, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स होल्ड करता है या कोई इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो इन दैट केस सर क्या होएगा, उस कंपनी का वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। समझ लिया? वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सर एक्सेप्शन दिया है
कि ये पर्सन, उसका पार्टनर और रिलेटिव ऐसा चीज बोला था, बट रिलेटिव होल्ड कर सकता है अप टू ₹1,00,000। और ये अप टू ₹1,00,000 कितना है सर? ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू प्लीज अंडरस्टैंड, ये मार्केट वैल्यू है क्या? नहीं सर, ये क्या है? फेस वैल्यू है। यहाँ पे रह गया मेरा लिखना, बट आप लिख लेना यहाँ पे, ये फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू अप टू ₹1,00,000 तक वो होल्ड कर सकता है। एंड उसके बाद में भैया अगर वो फेस वैल्यू ₹1,00,000 के लिए होल्ड कर रहा है, कौन? सिर्फ रिलेटिव। ये लिमिट एप्लीकेबल है क्या पर्सन एंड पार्टनर को? नहीं सर, उनको ₹1 का भी होल्डिंग रहा तो भी अलाउड नहीं है। बट सर रिलेटिव का ₹1,00,000 के फेस वैल्यू तक होल्डिंग हो सकता है। अगर वो रिलेटिव होल्ड करता है ₹1,00,000 के फेस वैल्यू के ऊपर, तो उसको एक पीरियड भी दिया है 60 दिन का, कि 60 दिन के अंदर अगर वो लिमिट को फॉलो कर लेता है, फिर बंदा तो ऑडिटर कर पाएगा, ऑडिटर बन पाएगा उस कंपनी का। अगर तेरा रिलेटिव 60 दिन के अंदर करेक्टिव एक्शन लेता है और जो एक्सीडिंग लिमिट है, मतलब मान लो उसने 1,30,000 का होल्डिंग किया है फेस वैल्यू का, तो 30,000 का अगर वो बेच देता है शेयर्स एंड ₹1,00,000 का लिमिट मेंटेन हो जाता है 60 दिन के अंदर, तो उस कंपनी का वो ऑडिटर बन पाएगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? अभी रिलेटिव मतलब कौन? तो उसका एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब सर वो रिलेटिव अगर वो पर्सन जो है उसका HUF के कोई मेंबर्स, उसका हस्बैंड या उसका वाइफ अगर सर ऐसा कुछ है तो, देन फादर, स्टेप फादर, मदर, स्टेप मदर, सन, स्टेप सन, वाइफ, उसके बाद में डॉटर का हस्बैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ब्रदर, स्टेप ब्रदर, सिस्टर एंड स्टेप सिस्टर, ये सब लोग इंक्लूड हो जाएंगे वो रिलेटिव के मीनिंग में। समझ गए? क्लियर विद दिस? बहुत गंदी तरीके से लग रहा है यहाँ पे ये चीजें अभी मैं जो कर रहा हूँ पेन से, बट चलो ध्यान दो। क्लियर विद दिस? उसके बाद में ध्यान देना है, ये पहला सिनारियो था। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव इनडेटेड रहता है, उस अगेन वही रिलेशनशिप, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। मैंने बहुत अच्छे से डांस करना सिखाया था आपको रेगुलर क्लास में। अगर मेरे बच्चे आप लोग मेरे से क्लास लिए तो आपको पता है, कंपनी, उसका होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। क्लियर विद दिस? ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है, ये तीनों जगह पे सेम रिलेशनशिप एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इनडेटेड, अगर इनडेटेड है 5 लाख के ऊपर, एक्सीडिंग 5 लाख है, एग्जैक्टली 5 लाख रहेगा तो चलेगा क्या? एब्सोल्युटली चलेगा। एक्सीडिंग 5 लाख है, 5 लाख रहेगा तो चलेगा। 5 लाख के ऊपर अगर इंडेटेडनेस रहता है तो इन दैट केस सर नहीं चलेगा। सर इनका खुद का इंडेटेडनेस नहीं है, पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव का, बट किसी थर्ड पार्टी के इंडेटेडनेस को ये लोग गारंटी दे रहे और सिक्योरिटी दे रहे। तो अगर सर थर्ड पार्टी के इंडेटेडनेस को, थर्ड पार्टी का इंडेटेडनेस किसको? अगेन वही रिलेशनशिप, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। तो ये रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी का इंडेटेडनेस है, जिस थर्ड पार्टी को इंडेटेडनेस को इन्होंने गारंटी दिया है, सिक्योरिटी दिया, किसने? इस पर्सन, पार्टनर एंड रिलेटिव ने, तो वो गारंटी का अमाउंट अगर सर मोर देन 1 लाख रुपीज रहता है, अगेन एग्जैक्टली इक्वल टू 1 लाख रहेगा तो चलेगा क्या? चलेगा। बट एक्सीडिंग 1 लाख रहता है तो नहीं चलेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर विद दिस? एकदम अच्छे से। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, क्लॉज डी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उसके बाद में आता है सर क्लॉज ई। क्लॉज ई में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप एग्जैक्टली उतना ही रहता है, सिर्फ वो एक चीज ऐड हो जाता है, सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट भी ऐड हो जाता है। क्या बोला मैंने? क्लॉज ई जो बात करता है बिजनेस रिलेशनशिप के केस में, कि ऐसा पर्सन, पार्टनर और रिलेटिव, अगर सर आपका बिजनेस रिलेशनशिप है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्लीज अंडरस्टैंड, बिजनेस रिलेशनशिप है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसके साथ? कंपनी जिसका ऑडिटर बनना चाहते हो, नहीं तो उसका होल्डिंग कंपनी, नहीं तो सब्सिडरी, नहीं तो एसोसिएट, नहीं तो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, नहीं तो सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट। समझ गए? पहले रिलेशनशिप में सिर्फ ये चीज जो ब्लैक में दिया है वो ऐड किया हुआ है यहाँ पे। क्लियर विद दिस? तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। वो बिजनेस रिलेशनशिप में भी अगर आप रहते हो तो नहीं चलेगा सर, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बट सर बिजनेस रिलेशनशिप में रूल 10 है, उसने 2 एक्सेप्शंस दे दिए। मतलब ये 2 केसेस में सर बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। पहला केस सर, अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो जो सीए एक्ट के अंदर एंड कंपनीज एक्ट के अंदर सर अलाउ है, वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो इस रिलेशनशिप में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर ये प्रोफेशनल सर्विसेज वो नहीं होनी चाहिए जो सेक्शन 144 में दी है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सेक्शन 144 में जो स्पेसिफाइड सर्विसेज दी है वो अगर कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, भले ही वो सीए एक्ट का हो नहीं तो कंपनीज एक्ट का हो, आप डिस्क्वालीफाई होंगे। बट मुझे बताना वो डिस्क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो ये क्लॉज ई के अंडर नहीं रहेगा।
क्लॉज ई के अंडर फिर भी आप अलाउड ही हो, बिकॉज आप प्रोफेशनल सर्विसेज सीए एक्ट एंड कंपनीज एक्ट के अंडर दे रहे हो, बट क्लॉज आई जो है सबसे लास्ट वाला, उसके अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि वो सर्विसेज इवन इफ क्लॉज ई के अंडर अलाउ करती है बट क्लॉज आई के अंडर स्पेसिफिकली डिसअलाउ करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। क्लियर विद दिस। एंड ये क्लॉज ई में जो सेकंड एक्सेप्शन दिया है वो बोलता है अगर आपका ये सर्विस जो भी आप दे रहे हो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिलेशनशिप है ये अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है जहां पे एज अ कस्टमर करके आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इन दैट केस सर फिर भी चलेगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्टिल बी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी इवन इफ आपका बिजनेस रिलेशन है, इस केस में वो बिजनेस रिलेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर विद दिस। उसके बाद में छोटी छोटी चीजें हैं कि सर जिसका रिलेटिव उस पर्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टर है या की मैनेजरियल पर्सन है, तो फिर सर आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। रिलेटिव का डेफिनेशन अगेन जो अपन ने देखा वही डेफिनेशन। तो अगर आपका रिलेटिव अगर उस कंपनी में जिस कंपनी का ऑडिट करना चाहते हो वहां पे डायरेक्टर है या केएमपी है तो नहीं चलेगा, आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। एंड प्लीज अंडरस्टैंड ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली डाला कि कंपनी सेक्रेटरी केएमपी के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, इसलिए अगर आपका रिलेटिव कंपनी सेक्रेटरी भी है उस कंपनी का तो भी आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो बोलता है कुछ सीलिंग लिमिट है कि आप एक साल में स्पेसिफिकली एक साल में आप कुछ ज्यादा से ज्यादा 20 ही फाइनेंशियल ऑडिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो एंड टैक्स ऑडिट आप ज्यादा से ज्यादा 60 ही एक्सेप्ट कर सकते हो। जब मैं 20 फाइनेंशियल ऑडिट बोलूं तो ये 20 कंपनीज के फाइनेंशियल ऑडिटर, तो ये 20 कंपनीज में कौन सी कंपनीज आएंगी, सभी कंपनीज इंक्लूड नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनीज ही इंक्लूड किया जाता है। तो सर अगर ओपीसी है तो वो 20 के लिमिट में नहीं आएगा, आप ओपीसी के चाहे जितने ऑडिट कर सकते हो। डोरमेंट कंपनी है तो वो भी 20 के लिमिट में नहीं आएगा, उसके चाहे जितने ऑडिट्स कर सकते हो। स्मॉल कंपनी के भी लिमिट में नहीं आएगा, स्मॉल कंपनी भी 20 के लिमिट में नहीं आएगा, उसके चाहे जितने ऑडिट्स कर सकते हो। एंड ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, प्लीज अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इक्वल टू 100 करोड़ रहेगा तो वो 20 के लिमिट में आ जाएगा, बट 100 करोड़ से कम है तो वो 20 के लिमिट में नहीं आएगा। सो ऐसा प्राइवेट कंपनीज हजारों कितने भी प्राइवेट कंपनीज हो जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, उतने चाहे जितने ऑडिट आप उन कंपनीज का कर सकते हो, बट जैसे ही पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उसके ऊपर चला जाएगा तो सर वो 20 के लिमिट में आ जाएगा। क्लियर विद दिस। एंड ये जो लिमिट है ये भैया इंडिविजुअल पार्टनर वाइज है, तो मतलब एक बंदा अगर सर 4 फर्म्स में पार्टनर है तो 4 फर्म्स का मिला के, ये चारों फर्म्स का मिला के उसका 20 का लिमिट है, समझे। उसकी मर्जी है उसने कौन से फर्म में कितने ऑडिट्स करने हैं, वो उसकी मर्जी है, बट चारों फर्म्स मिला के उसका ये 20 का लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए। बट सर एक फर्म है उसमें 3 पार्टनर्स है, ये एक फर्म है उसमें 3 पार्टनर्स है, तो एक पार्टनर का 20 का लिमिट, उसके दूसरे का 20 का लिमिट, तीसरे का 20 का लिमिट, ऐसे मिलके बन जाएगा उस फर्म के लिए 60 का लिमिट। बट इसमें से कोई एक पार्टनर था जो ये 4 फर्म्स में पार्टनर है, 5 फर्म्स में पार्टनर है, मान लो एक पार्टनर है जो ये 5 फर्म्स में पार्टनर है, तो उसने अगर ये बचे हुए 4 फर्म्स में अगर सर 10 का लिमिट यूटिलाइज कर चुका है एंड फिर बचे हुए 10 का लिमिट ही सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेबल होएगा, तो 10 इसके 20 और इसके 20 ऐसे सर 50 ही मैक्सिमम इस फर्म में ऑडिट साइन हो सकते हैं। क्लियर विद दिस। मैंने सभी सिनेरियो कंसीडर कर लिए फॉर ऑल फर्म्स टुगेदर भी। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सीलिंग लिमिट वाला आपका डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद में आता है सर अगर किसी कोर्ट ने आपको फ्रॉड के केस में, अगर आपको किसी कोर्ट ने फ्रॉड के केस में कॉन्विक्ट किया हुआ है, इफ यू हैव बीन कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर द केस ऑफ फ्रॉड, तो आपको 10 साल के लिए किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड जो सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 में दिया था बैन ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का बैन लगाया था, वो किसने लगाया था, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे लगा था 5 साल का बैन। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे 5 साल का बैन लगा था, किसी भी कंपनी का ऑडिट 5 साल के लिए नहीं कर पाओगे अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है तो। बट अगर कोर्ट ऑफ लॉ के केस में, अगर फ्रॉड के केस में कोर्ट ऑफ लॉ ने ऑर्डर दिया है तो आप 10 साल के लिए ऑडिट किसी भी कंपनी का नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर बैन रहेगा। कब से 10 साल शुरू होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। एंड ये जो लास्ट क्लॉज है जो मैंने क्लॉज ई के टाइम में डिस्कस किया, तो ये लास्ट क्लॉज आई बोलता है सेक्शन 144 के रिगार्डिंग। ये बोलता है कि सर अगर सेक्शन 44 में दी हुई कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज अगर किसी कंपनी को आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एक तो आप ऑडिट करो
नहीं तो स्पेसिफाइड सर्विसेज करो। बट सर ये सेक्शन 144 क्या होता है? तो ये सेक्शन 144 में बोला है कि कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे जो सर्विसेज बीओडी या ऑडिट कमेटी ने अप्रूव की होनी चाहिए, उसके अलावा आप नहीं कर पाओगे। सर कौन सी सर्विसेज आप ऑडिट होने के बावजूद नहीं दे पाओगे? आप ऑडिटर हो तो आप ये नीचे दिए हुए कुछ सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट के 2 सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का सर्विस, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट सर्विस एंड इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल सर्विस एंड आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कोई भी सर्विसेज आप ऑडिटर बनते हुए उस कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। सर किसको किसको प्रोवाइड नहीं कर सकते? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या बोले? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कंपनी को, उसके होल्डिंग कंपनी को एंड उसके सब्सिडरी कंपनी को। प्लीज अंडरस्टैंड, इधर एसोसिएट नहीं आता, इधर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग भी नहीं आता। क्लियर विद दिस? तो ये चीजें यहाँ पे नहीं आती, सिर्फ कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ये तीनों का ही रिलेशनशिप आता है। इन लोगों को आप ये अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो इस कंपनी का ऑडिट आप नहीं कर सकते। या सर कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो कंपनी या उसके होल्डिंग या उसके सब्सिडरी को ये मेंशन्ड सर्विसेज आप नहीं दे सकते, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 एंड क्लॉज आई। I hope you guys are very clear with this particular section 141 subsection 3। यहाँ पे आपका section 141 subsection 3 खत्म हो जाता है। क्लियर? चल इसके बाद में छोटी छोटी चीजें जो मैंने चार्ट के एकदम छोटे वाले पीछे पार्ट में इंक्लूड की है, जैसे कि सेक्शन 142 है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये क्या बोलता है कि ऑडिटर को कितना पैसा मिलेगा वो डिसाइड किया जाएगा जनरल मीटिंग में। उसके बाद में फर्स्ट ऑडिटर का पैसा डिसाइड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड ये पैसे में आप इंक्लूड कर सकते हो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो ऑडिट के लिए खर्चा हुआ है, जो ऑडिटर ने खुद ने अपने जेब में से सर खर्चा किया ऑडिट के पर्पज के लिए। मतलब होटल में रहने का खर्चा हो, आने जाने का खर्चा हो, ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह कुछ, एकोमोडेशन का, खाने का पीने का खर्चा हो, तो इन दैट केस सर वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑडिटर अगर कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो ऑडिट के अलावा कोई अदर सर्विसेज दे रहा है उस कंपनी को, कंपनी के बोलने से, सर कंपनी ने बोला हमें कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, हमें बैंक से लोन लिया है तो बैंक को हमें कुछ सर्टिफिकेट देना है, उन्होंने बोला कि स्टैट ऑडिटर से ले लो सर्टिफिकेट, तो इन दैट केस वो सर्टिफिकेशन के लिए जो आप फीस चार्ज करोगे तो सर्टिफिकेशन के चार्जेस आप ऑडिट के रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं करोगे, वो अलग से चार्ज करोगे। क्लियर विद दिस? तो अब क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में सिर्फ 2 ही चीजें आएंगे, ऑडिट की फीस एंड सेकंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये बोलता है सेक्शन 142, एकदम छोटा छोटा सेक्शन था। 143 बाद में देखेंगे, उसके बाद में अपन जाते हैं डायरेक्टली 145 पे। 145 सिंपल सी बात करता है, कुछ भी लिखा नहीं मैंने इधर, बिकॉज वो सिर्फ यही बात करता है कि आपका ड्यूटी है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना है, एंड वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा? इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, एनुअल जनरल मीटिंग में, जहां पे वो पब्लिश होने वाला है शेयर होल्डर्स को। उसके बाद में बोला है वो जो एनुअल जनरल मीटिंग है ना, वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेक्शन 146 बात करता है कि ऑडिटर को पूरा राइट है एवरी जनरल मीटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी जनरल मीटिंग का नोटिस लेने के लिए ऑडिटर का राइट है। मतलब कंपनी ने सभी जनरल मीटिंग का नोटिस ऑडिटर को भेजना चाहिए, बट ऑडिटर का ड्यूटी है कि एनुअल जनरल मीटिंग को उसको अटेंड करना ही चाहिए। तो एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने का ड्यूटी दिया है सेक्शन 146 ने। यहाँ पे राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट ईजीएम, एवरी जनरल मीटिंग, ये कंपनी का ड्यूटी है, उन्होंने देना चाहिए सभी जनरल मीटिंग का नोटिस ऑडिटर को, एंड उसने अटेंड करना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग। इधर वो खुद अटेंड कर सकता है, बट वो इतना बिजी है कि वो नहीं कर सकता, चलेगा, उसका प्रॉक्सी बंदा कोई रहेगा तो वो भी अटेंड कर सकता है उसके बिहाफ पे। बट ऐसा बंदा होना चाहिए वो कि जो भी सेक्शन 141 के हिसाब से कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, वो एलिजिबल बंदा ही उसका प्रॉक्सी बन सकता है, अदरवाइज नहीं। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? अभी सेक्शन 143 छोड़ के लास्ट वाला सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 147, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। क्या बोलते हैं? अगर कंपनी ने सेक्शन 139 से लेके 146 तक कुछ कंप्लाई नहीं की चीजें, तो कंपनी को 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, और उसके जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जिन्होंने गलतियां की, उनको इधर 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा, नहीं तो इंप्रिजनमेंट लगेगा, जेल होएगा 1 साल तक, नहीं तो सर दोनों चीजें भी हो सकती है, समझा? बट सर ऑडिटर ने कुछ झोल किया,
कौन से सेक्शन को कॉन्ट्रावेन किया? देखो सेक्शन 139 जो अपॉइंटमेंट वाला सिनेरियो था वो, सेक्शन 143 मतलब जो उसकी ड्यूटीज वगैरह है वो, सेक्शन 144 जो अपन ने देखा था स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता वो, एंड सेक्शन 145 ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ये चारों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन का अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन किया तो इन दैट केस ऑडिटर को फाइन होएगा 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक। एंड अगर वो खुद के मन के मर्जी से डिफॉल्ट किया है, मतलब गलती नहीं हुआ, फ्रॉड हुआ, तो इन दैट केस सर 1 लाख से लेके 25 लाख तक का फाइन होएगा। एज वेल एज, यहाँ पे एंड है और नहीं है, फाइन के साथ सर उसको जेल भी होएगा 1 साल तक का। एंड सर उसको उसने जो भी रेम्यूनरेशन लिया है वो रेम्यूनरेशन भी रिटर्न करना पड़ेगा, एंड उसको डैमेजेस भी पे ऑफ करने पड़ेंगे एग्रीव्ड पार्टीज को। सही है, उसको जो भी डैमेजेस हुए हैं वो एग्रीव्ड पार्टीज को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एंड जो रिस्पेक्टिव पर्सन है पार्टनरशिप फॉर्म के केस में एंड एलएलपी के केस में जो रिस्पेक्टिव पर्सन है वो भी भैया क्रिमिनल एंड सिविल चार्जेस के लिए लायबल हो जाएंगे। क्लियर विद दिस? एक्चुअल चार्ज में ये पार्ट मिस नहीं हुआ है, ये एक्चुअल चार्ज में जो एप्लीकेशन पे आप देखोगे वहां पे ये चीज आ जाएगा। प्लीज क्लियर विद दिस? यहाँ पे पता नहीं कुछ रीजन की वजह से शायद वो नहीं दिख रहा होगा आपको। चलो, तो यहां तक अपना सब चीजें खत्म हो गई है। नाउ कंपनी ऑडिट में सिर्फ अपना बचा है सेक्शन 143 एंड कारो 2016। आ जाओ मेरे साथ फटाफट से सेक्शन 143 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको कुछ ब्रेक लेना है तो फटाफट से वीडियो को पॉज कर दोगे एंड क्या करोगे बेटा, आप लोग मस्त चाय पानी पी के आ जाओगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, ज्यादा ब्रेक मत लेना प्लीज। क्लियर विद दिस? आ जाओ बेटा सेक्शन 143। सेक्शन 143 बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, कि भैया ऑडिटर के पास कुछ अधिकार दिए हैं, पावर दिए हैं एंड उसकी कुछ ड्यूटीज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। पहला ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू सम मैटर्स। ऑडिटर का कुछ मैटर्स में इंक्वायरी करने का ड्यूटी है, उसने कुछ मैटर्स सर ऑडिट करते समय इंक्वायर करने चाहिए। ऐसे कितने मैटर्स है भैया? 6 मैटर से ध्यान रखना। पहली चीज आती है कि जो कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस है वो सिक्योर्ड है क्या। सेकेंड थिंग, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंपनी एंड मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रेजुडिशियल नहीं है, ये उसने इंश्योर करना है। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन जो बुक एंट्रीज से रिप्रेजेंट किए हैं वो सर प्रेजुडिशियल नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट में। प्रेजुडिशियल माने हानिकारक नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के। उसके बाद आता है एसेट्स एंड सिक्योरिटीज। एसेट्स, कंपनी के जो भी एसेट्स है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, तो वो सिक्योरिटीज कंपनी ने कॉस्ट के कम अमाउंट पे सेल नहीं किया, मतलब लॉस पे सेल नहीं किया है। फोर्थ चीज, लोन्स एंड एडवांसेस जो है कंपनी ने वो एज ए डिपॉजिट करके नहीं दिखाए हैं। क्लियर विद दिस? उसके बाद में जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स है वो कंपनी ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज नहीं किए हैं। एंड शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं कैश में, ऐसे कुछ इशू किए हैं क्या, एंड अगर इशू किए हैं तो उसका कैश मिला है क्या, एंड सर अगर नहीं मिला है तो उसका जो पोजीशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है वो करेक्ट है क्या, रेगुलर है क्या, मिसलीडिंग तो नहीं है, ये अपन ने देखना जरूरी है। ये 6 मैटर्स पे ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, एंड सर उसने ये चीजें अपने ऑडिट रिपोर्ट में कंसीडर करनी है। उसके बाद में ऑडिटर का ड्यूटी आता है कि ऑडिटर ने रिपोर्टिंग करना है मेंबर्स को, सही है, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड वो रिपोर्ट कंपनी के जनरल मीटिंग में उसने प्रेजेंट करना है। उसके बाद में जो ऑडिट रिपोर्ट वो देगा वो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चीजें स्पेसिफिकली उसने इंक्लूड करनी है। फिर कौन सी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली इंक्लूड करनी है? पहली चीज, उसको सभी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस कंपनी से मिले हैं क्या नहीं, वो उसने बताना है। सेकंड चीज, उसने बताना है कि कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं क्या नहीं कंपनी ने, ये भी उसको बताना जरूरी है। उसके बाद थर्ड, अगर उस कंपनी का कोई ब्रांच है एंड उसका ब्रांच का ऑडिट किसी और पर्सन ने किया है तो वो ब्रांच के ऑडिट का रिपोर्ट उसको मिला है क्या नहीं, वो भी उसने बताना है। उसके बाद फोर्थ थिंग, कंपनी का जो बैलेंस शीट एंड P&L है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करता है क्या, मैच करता है क्या, वो भी उसको बताना है। उसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं क्या, ये भी उसने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है। एंड उसके बाद में ऑब्जर्वेशंस एंड उसके जो ऐसे कोई कमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं, वैसे ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स भी उसने ऑडिट रिपोर्ट में बताने हैं। इसके साथ अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में कंपनीज के ऐसे डायरेक्टर्स का प्रोविजंस दिया है जिसके रिगार्डिंग डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑडिट डायरेक्टर करके बन नहीं सकता उस कंपनी का, तो इन दैट केस ऐसा कुछ सिनेरियो होगा तो वो उसने ऑडिट रिपोर्ट में बताना है। अगर सर उसके कोई क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशन रहेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, जो ओपिनियन अपन बोलते हैं, तो वो भी उसने ऑडिट रिपोर्ट में बताने हैं।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कंपनीज के केस में कंपनी का आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे ऑडिटर ने ओपिनियन देना है कि उसने उस कंपनी के जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया उस केस में कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एडिक्वेट है क्या, एंड वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं है, कि इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी उसने ऑडिट रिपोर्ट में बताना जरूरी है। बट ये जो ओपिनियन है ना आईएफसी वाला, ये सभी केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11, ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है। तो ये सबसेक्शन के हिसाब से भैया कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को ये चीज एप्लीकेबल होगा, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ऐसी कौन सी कंपनीज है जिस केस में आईएफसी का ओपिनियन एप्लीकेबल नहीं रहता? तो 1% कंपनी में आईएफसी ओपिनियन इज नॉट एप्लीकेबल, स्मॉल कंपनी में इट इज नॉट एप्लीकेबल, एंड ऐसा कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, मतलब रेवेन्यू शेड्यूल 3 टर्नओवर इज लोअर देन 50 करोड़, एज वेल एज कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी कंपनी का बोरोविंग 25 करोड़ या उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो अगर सर 25 करोड़ से बोरोविंग कम है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो सर आईएफसी का ओपिनियन उस कंपनी के ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उस कंपनी के ऑडिटर को आईएफसी पे ओपिनियन का देने का जरूरत नहीं है। क्लियर विद दिस, एंड कुछ अदर मैटर्स पे उसने इंक्लूड करने उसके ऑडिट रिपोर्ट में, जैसे कि कंपनी के कोई पेंडिंग लिटिगेशंस है क्या, वो मतलब लीगल कोई लिटिगेशंस है क्या नहीं वो, उसके बाद ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है क्या कंपनी का जिसमें मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस है, मतलब आने वाले फ्यूचर पीरियड में बड़ा लॉस होने वाला है, मटेरियल अमाउंट का लॉस हो सकता है, वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने इंटर किए क्या, अगर इंटर किए तो उसके डिटेल्स भी ऑडिट रिपोर्ट में बताने पड़ेंगे, एंड कंपनी को कितना अमाउंट आईईपीएफ में ट्रांसफर करना है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, वो अमाउंट भी उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? जहां पर भी ये चीजें एप्लीकेबल होगी, ये सब आएगा सेक्शन 143 के हिसाब से, ऑडिटर का ड्यूटी है ये सब चीजें उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में बतानी है। एंड ये सभी मैटर्स पे अगर वो कोई निगेटिव या क्वालिफिकेशन देता है, अगर कुछ उल्टा चीज बताता है, निगेटिव चीज बताता है, तो उसके सबके रीजंस भी उसने इंक्लूड करने हैं ऑडिट रिपोर्ट में कि वो ऐसा क्यों बोलता है। क्लियर विद दिस? उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 143 के हिसाब से कुछ ड्यूटीज आती है, वो ड्यूटीज आती है सीएनडीजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अपन ने देखा था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहाँ पे आता है, जब भी गवर्नमेंट कंपनी का बात करते हैं तो सीएनडीजी का क्या ड्यूटी है? पहली ड्यूटी उसने ऑडिटर को अपॉइंट करना है, सेकेंड ड्यूटी जो भी ये किसका ऑडिटर अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट कंपनी का। क्लियर विद दिस? उसके बाद में उसने सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करना है। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब जो प्राइमरी ऑडिट अपॉइंट किया किसी ऑडिटर ने, उसके बाद वो किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड एरियाज के लिए वो खुद सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवा के लेगा किसी और से, सही है। सेकंड वे ऑडिट एंड कमेंट देयर ऑन, उस सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद भैया 60 दिन के अंदर उसने कमेंट करना है उसका क्या ओपिनियन है। एंड उसके बाद में वो अगर चाहे, ये सप्लीमेंट्री ऑडिट मैंडेटरी है क्या? यस एब्सोल्युटली इट इज मैंडेटरी, बट अगर वो चाहे एडिशन में प्राइमरी ऑडिट होने के बाद, सप्लीमेंट्री ऑडिट होने के बाद अगर वो चाहे तो टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए जहां पे उसको और भी ज्यादा डाउट आ रहे होंगे। क्लियर विद दिस? सो अगर वो चाहे तो टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ब्रांच ऑडिट के ऊपर कि सर ब्रांच जो कंपनी का रहेगा, इन दैट केस उसका ऑडिट कौन कर पाएगा? तो सर डोमेस्टिक ब्रांच है तो आइदर वो कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो खुद कर सकता है ऑडिट, नहीं तो इंडिया में जो भी बंदा सेक्शन 141 के हिसाब से ऑडिटर बनने का लायक है, एलिजिबल है, वो बंदा उस ब्रांच का ऑडिट कर सकता है। बट सर अगर वो ब्रांच फॉरेन में हो तो इन दैट केस कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑडिटर है होल्डिंग कंपनी का, वो ऑडिट कर सकता है, नहीं तो सर कोई भी क्वालिफाइड पर्सन जिस कंट्री में ब्रांच है उस कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी बंदा वहां पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वालिफाइड रहेगा टू बी ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटर ऑफ द कंपनीज, तो इन दैट केस उस बंदे को उस कंट्री के लॉ के हिसाब से अप्लाई किया, अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर विद दिस? सो फॉर एग्जांपल अगर यूएस में ब्रांच है तो यूएस का जो क्वालिफिकेशन है दैट इज सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तो यूएस सीपीए सर उस कंपनी के ब्रांच का ऑडिटर बन सकता है, नहीं तो सर कंपनी इंडिया का जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो बन सकता है, नहीं तो फिर वहां का यूएस सीपीए, इंडिया का कोई और बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता यूएस के
ब्रांच का। उसके बाद फ्रॉड रिपोर्टिंग का एक सेक्शन आता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। ये अपन ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फ्रॉड वाले चैप्टर का जो मैराथन रिवीजन है उसमें। सो अगर वो चैप्टर का आपको देखना है तो फटाफट से मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूं, तो वहां पे जाके ये सेक्शन कवर कर लेना 143 सबसेक्शन 12, ठीक है ना। वहां पे ऑलरेडी ये चीज कवर कर चुका हूं, इतना ही बस चीज था उसमें। क्लियर विद दिस। एंड सेक्शन 148 के लिए भी मैंने आपको आई बटन में लिंक दे दिया है, तो कॉस्ट ऑडिट का वहां पे जाके रिवीजन कर सकते हो एकदम अच्छे से। क्लियर विद दिस। अरे क्लियर क्या, कॉस्ट ऑडिट को अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग 1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो सिर्फ 11 रुपए में है, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट ऑडिट along with notes along with class slides। चलो आ जाओ फटाफट बाद में। राइट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, राइट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। पहला राइट है ऑडिटर का कि उसको सब इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए जरूरी है वो सब इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन उसको कंपनी से मिलना चाहिए, वो राइट है। उसको सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो भी ऑडिट के लिए जरूरी है उसका एक्सेस मिलना चाहिए, वो भी राइट है। उसके बाद वो ब्रांच को विजिट कर सकता है, भले ही उसने ब्रांच को ऑडिट किया हो या ना किया हो, फिर भी इवन द ब्रांच अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, दिस राइट इज स्टिल अवेलेबल। क्यों? बिकॉज वो शायद ऐसा हो सकता है कि ब्रांच ऑडिटर उसको पूरी इंफॉर्मेशन उस ब्रांच की प्रोवाइड ना करे, क्योंकि ऑलरेडी सर जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिट करना है वो मेजर प्राइमरी प्रिंसिपल कंपनी का ऑडिटर तो यही बंदा है ना, तो ब्रांच की चीजें इसमें भी आने वाली है, तो ब्रांच का इंपैक्ट इधर भी आएगा। अगर ब्रांच का इंफॉर्मेशन पूरा नहीं मिला तो इसका ये कंसोलिडेटेड ऑडिट जो रहेगा वो खराब हो जाएगा, तो इसके लिए स्टिल उसको वो राइट दिया हुआ है। अगर तू उस ब्रांच को ऑडिट नहीं कर रहा है फिर भी तू उस ब्रांच को विजिट कर सकता है, कुछ चीजें चाहे तो ले सकता है। उसके बाद उसको जो अपन ने पढ़ा था कि जनरल मीटिंग का सभी नोटिस मिलने का राइट है, एंड जनरल मीटिंग अटेंड करने का भी उसका राइट है। वो इंटाइटल टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग, क्योंकि नोटिस मिलेगा तो इंटाइटल तो है, बट ड्यूटी है उसका कि एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना ही पड़ेगा। राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स को रिपोर्टिंग करने का राइट है। एंड राइट ऑफ लीन है, मतलब पोजीशन लेने का राइट है। अगर कंपनी का ऑडिट किया और उसने फीस नहीं दिया अपने को, तो जो फीस नहीं दिया ना भैया, उसके रिगार्डिंग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका पोजीशन में ले सकता हूं। ये तो सिर्फ राइट दिया है, अपने को ध्यान में ले लो। राइट ऑफ पोजीशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ देयर इज अ फी ड्यू। अभी इसमें कुछ गाइडलाइंस दिए वो फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स पोजीशन में ले रहे हो आपके खुद के, वो उसी क्लाइंट के होने चाहिए जिससे फी आना बाकी है। सेकंड चीज, किसी और का नहीं उठा सकते, समझ गए। उसके बाद में पोजीशन ऑथोरिटी पे लेना पड़ेगा, चुरा के नहीं चल सकता, सही है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रात को गए और चुरा के लेके आ गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं चलेगा। इलीगली वगैरह नहीं चलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है, खुला चैलेंज देके आना है उनके केबिन में जाके कि देख लो भैया तुम लोग फी पे नहीं किए, मैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा के लेके जा रहा हूँ, सही है। तो उनके अथॉरिटी पे लेके जाना है, चैलेंज देके भी नहीं बोल सकता, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया फॉर्म में आके, बट भैया उनसे अप्रूवल लेके उनके अथॉरिटी पे लेके जाने हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर विद दिस। सर अभी ये मत बोलो मुझे कि भैया सर अगर वो फीस पे नहीं कर रहे तो वो क्यों आपको अलाउ करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाने के लिए, और अगर अलाउ नहीं करेंगे तो आप तो लेके भी नहीं जा सकते इलीगली, तो ये कैसे होगा। तो मैं अगर आपको बताऊं दोस्त, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं ये चीज, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपने सिर्फ उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेना है जिसके रिगार्डिंग फीस बाकी है। मतलब आपका ऑडिट का फीस था 10 लाख रुपए, आपका बचा है सिर्फ 5 लाख रुपए आना, तो सिर्फ आप आधे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले सकते हो। जो फीस का आपने जो फीस मिला नहीं, वो फीस के रिगार्डिंग जो जो काम था वो काम का ही सिर्फ आप लेके आओगे। अभी प्रैक्टिकली कैसे होएगा ये, बिल्कुल भी नहीं, तो इम्प्रैक्टिकेबल है। क्यों इम्प्रैक्टिकेबल है? तो 2 बड़े बड़े रीजन है सर जिसके वजह से ये इम्प्रैक्टिकेबल है प्रोविजन अप्लाई करना। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल फॉर द ऑडिटर टू अप्लाई दिस राइट एंड हैव द पोजीशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहली चीज, बिकॉज सेक्शन 128 की अगर बात करें कंपनीज एक्ट की, तो वो बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज के मैंडेटरीली रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहनी चाहिए, तो ऑडिटर पोजीशन नहीं ले सकता, अपने घर पे नहीं लेके जा सकता, तो ये कंप्लायंस नहीं होएगा सेक्शन 128 का। एंड सेकंड थिंग्स, अगर प्रैक्टिकली भी देखे फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि आजकल के जमाने में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डेटा मेंटेन करता है जिसका बैकअप लिया हुआ रहता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो सर क्या फर्क पड़ता है अगर मैं लीन भी कर लूँ तो भी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा ले लूँ तो भी, तो उनके पास तो बैकअप तो है ही। क्लियर विद दिस। तो उससे क्या गारंटी कि मुझे फीस मिल जाएगा? आर यू गाइस क्लियर? तो इसके वजह से इम्प्रैक्टिकल बन जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्लियर विद दिस। उसके बाद में आ जाओ मेरे साथ, चलो यहाँ पे आपका कंपनी ऑडिट का सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 147 पूरा के पूरा खत्म हो जाता है। अभी अपन शुरू करेंगे फटाफट से मैराथन रिवीजन ऑफ कारो 2016।
2016। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? आई थिंक मुझे लगता है कारों का मैं अलग से वीडियो डालता हूं ताकि जो बच्चों को सिर्फ कारों देखना है वो कारों भी देख पाएंगे, ठीक है ना। तो एक कारों का मैं अलग से वीडियो बनाता हूं, ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? चलो ठीक है गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करना, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। अगर कुछ क्वेरीज आए, दिक्कत आए तो मुझे बताना। ये वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड आपके कमेंट्स बॉक्स में मुझे आपके रिव्यूज फीडबैक्स बता देना। यू कैन रीच आउट टू मी, सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।